तो ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन आपने देख लिया कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनती है। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की या इसके क्लासिफिकेशन की। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरीकों से, बेस्ड ऑन atom that is involved, then second based on anomeric carbon configuration, and third is based on the position of carbon atom that is involved. The first and third one, these are not same, these are different. पहले वाले में मैं बोल रही हूँ based on atom that is involved. atom that is involved ये आपको ऐसे समझ आएगा, इसमें हमारे 3 टाइप के हैं। O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है, then we have N glycosidic bond, and the third one is S ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा अटम हमारा इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसके बेसिस पे हम इसको नाम देते हैं। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जैसे आपने स्क्रोस में देखा, आपने क्या देखा, वहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू ही हमारा बॉन्ड बना, ठीक है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के बीच में क्या हुआ, वाटर रिमूव होके ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना इन सुक्रोज। तो उसी तरह से हमारे पॉलीसैकेराइड्स में भी होता है, और एक्चुअली हमारे जो भी डायसैकेराइड्स हैं उन सब में ही ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। हमारे शुगर्स में, हमारे चाहे हमारे ऑलिगोसैकेराइड्स बन रहे हैं, ठीक है, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, जहाँ पे भी हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर्स में बन रहा है वहाँ पे हमारा ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है। हमारे पॉलीसैकेराइड्स बन रहे हैं वहाँ पे हमारा ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बन रहा है। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है, ये हमारे डीएनए और आरएनए में बनता है। आप सबको पता है हमारे डीएनए में होता क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर के साथ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एडेनिन, एडेनिन जो है वो शुगर के साथ मिला और उसने एडेनोसिन बना लिया। नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन है और उसी नाइट्रोजन के थ्रू हमारा शुगर के साथ लिंकेज बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और उसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। देन वी हैव एस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो किसके थ्रू होता है, सल्फर। आगे बात करते हैं हम बेस्ड ऑन एनोमेरिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन की। तो एनोमेरिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, 2 ही कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, आइदर इट वुड बी अल्फा और इट वुड बी बीटा, क्योंकि एनोमर्स 2 ही टाइप के हैं, या तो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन वो बिलो द प्लेन होगा या अबव द प्लेन होगा, तो हमारा अल्फा फॉर्म होगा या बीटा फॉर्म होगा। तो हमारे लिंकेज में कौन सा इन्वॉल्व है, अल्फा इन्वॉल्व है या बीटा इन्वॉल्व है, उस बेसिस पे हम इसको नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर माल्टोस की बात करूं या मैं अगर स्टार्च की बात करूं, इनमें अल्फा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। अल्फा 1,4, अल्फा मीन्स हमारा अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है हमारे एनोमेरिक कार्बन का। स्टार्च में इसमें भी अल्फा 1,4 पाया जाता है, इसके अलावा इसमें अल्फा 1,6 भी पाया जाता है हमारे स्टार्च में। ओके, तो बीटा की बात करते हैं। हमारे इसमें एग्जाम्पल आएगी लैक्टोस की, या सेल्यूलोस को भी आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें बीटा बॉन्ड्स है। कौन से, दोनों में बीटा बॉन्ड है, बीटा 1,4। तो इसके बाद तीसरे वाले की बात करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व। तो पहले और तीसरे में क्या फ़र्क है, पहले मैंने कहा बेस्ड ऑन एटम इन्वॉल्व मीन्स ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है कि सल्फर है। अब बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कार्बन एटम, पोजीशन, पोजीशन मतलब कौन सा कार्बन आपका इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैंने आपको माल्टोस में अल्फा 1,4 लिखा, तो ये 1,4 जो है यही हमारा पोजीशन ऑफ कार्बन एटम है। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ ऐसे,
अगर हमारा 1,6 है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा कार्बन जो है, एनोमेरिक कार्बन ऑफ फर्स्ट शुगर, उसका कार्बन नंबर 1 है और ये इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। किसके साथ? दूसरे एक शुगर के साथ, ठीक है, दूसरा कोई शुगर है और उसका कार्बन का नंबर 6 है। मीन्स हमारा ये फर्स्ट शुगर है और ये हमारा सेकेंड शुगर है। यहाँ पे फर्स्ट शुगर का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है इन बॉन्ड मेकिंग और यहाँ पे दूसरे वाले का कार्बन नंबर 6 है इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? सो अगर मैं आपको बोलूँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है C1 ऑफ फर्स्ट शुगर एंड C4 ऑफ सेकेंड शुगर आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई मुझे 1,6 की एग्जांपल देगा कहाँ पे पाया जाता है हमारा 1,6 बॉन्ड? जो 1,6 लिंकेज है ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स में, ठीक है, यूजुअली पाया जाता है पॉलीसैकेराइड्स में। और कहाँ पे? ब्रांच पॉइंट्स पे। आपको पता है हमारा स्टार्च जो है उसमें माइलोपेक्टिन एक कंपोनेंट है ना, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में 1,6 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जहाँ भी हमारे पॉलीसैकेराइड्स में ब्रांचिंग होती है वहाँ पे यूजुअली 1,6 बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, 1,4 बॉन्ड की कोई मुझे एग्जांपल देगा? 1,4 कहाँ पाया जाता है? माल्टोस में। किसका बना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज का। या सेल्यूलोस में किसका बना है? ग्लूकोज का। इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? माल्टोस में अल्फा 1,4 पाया जाता है। तो 1,4 मीन्स पहले ग्लूकोज का 1 और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है। और सेल्यूलोस में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इट इज बीटा 1,4। 1,4 तो दोनों में है, माल्टोस में अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है और सेल्यूलोस में बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। और 1,4 मीन्स पहले शुगर का 1 और दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है। इज दिस क्लियर? अच्छा, 1,2 कहाँ पे पाया जाता है? सुक्रोस में अल्फा 1 बीटा 2। आपको याद होगा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में ही मैंने आपको स्क्रोस की एग्जांपल दी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज जो है वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं और शुगर जो पहला पहला ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व है इन बॉन्ड मेकिंग। तो सुक्रोस में हमारा अल्फा 1 एंड बीटा 2 बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो अल्फा 1 बीटा 2 या 2 बीटा लिंकेज हमारे स्क्रोस में पाई जाती है। ये एरो का क्या मतलब होता है? एरो का मतलब होता है कि बॉन्ड कहाँ से कहाँ बन रहा है। तो ये पहला शुगर है, एरो दूसरे की तरफ है, मतलब पहले से बन रहा है, ये दूसरा शुगर है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या है? ग्लाइकोसाइड्स वो कंपाउंड्स है जो कब बनते हैं? जब हमारा एनोमेरिक OH ग्रुप जैसे C1 ऑफ ऑल्डोसिस एंड C2 ऑफ कीटोसिस जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो ये अल्कोहल अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। बहुत सारे तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन सकते हैं बेस्ड ऑन एटम दैट इज इन्वॉल्व। O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है, S ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है। बेस्ड ऑन एनोमेरिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन हमारे अल्फा बीटा हो सकते हैं और बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व हमारा 1,6 1,4 1,2 हो सकता है। आगे बात करेंगे हम ओसोजोन फॉर्मेशन की। ओसोजोन होते क्या है? सबसे पहले इसमें आपको 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है ओसोजोन फॉर्मेशन में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहली चीज़ जो आप याद रखोगे वो ये दैट ओसोजोन्स आर क्रिस्टलाइन येलो और ऑरेंज, या आप कह सकते हैं कलर्ड प्रोडक्ट्स obtained by
reacting the reducing sugars like glucose, maltose, fructose with what? With phenyl हाइड्रोजीन। तो हमारा ओसाजोन फॉर्मेशन जो है ये कब होता है? जब हम हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स को किसके साथ ट्रीट करते हैं? फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। और वहाँ क्या बनते हैं? ओसाजोन्स बनते हैं। तो ओसाजोन होते क्या है? ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं और कलर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनते हैं, जैसे नीडल शेप्ड होंगे, बॉल शेप्ड होंगे, और पर्टिकुलर शुगर के लिए ये स्पेसिफिक शेप बनाता है और ये हमें आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है। जैसे मैंने कहा हर एक शुगर का एक पर्टिकुलर शेप बनता है, तो शेप के बेसिस पे हम शुगर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये यूज़ भी होता है शुगर्स की आइडेंटिफिकेशन में। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे याद रखोगे वो ये कि ओसाजोन फॉर्मेशन जब होता है इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व होते हैं। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज अनअफेक्टेड, उस पे कोई असर नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही होगा। हमारा ग्लूकोज है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, वहाँ पे हमारा फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, बाकी के जो 4 कार्बन है उन पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो कोई भी शुगर है ये हमेशा कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पे ही रिएक्शन शो करता है। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ रिएक्शन शो करता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो शुगर्स बाकी के 4 कार्बन एटम्स में मतलब इन स्ट्रक्चर सेम है तो उनके ओसाजोन भी सेम ही होंगे, है ना। ग्लूकोज और मैनोज फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज और मैनोस आर C2 एपिमर्स। क्यों? क्योंकि उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर में है सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे। मैं कह रही हूँ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करके ओसाजोन बनाता है, तो बाकी के 4 पे कोई असर नहीं होता। दैट मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोस तीनों में कार्बन 1 और कार्बन 2 में डिफरेंस है, बाकी के 4 एटम्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब फिनाइल हाइड्रोजन C1 और C2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट सिमिलर ही बनेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं that similar osazones are there for some sugars. For example, due to their similarity in lower 4 carbon atoms, glucose, fructose and mannose form similar osazones. सिमिलर ओसाजोन्स मतलब सिमिलर क्रिस्टल्स, आप इसको क्रिस्टल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ओसाजोन जो है ये क्रिस्टल जैसे होते हैं, दानेदार जैसे होते हैं क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स हमारे शुगर्स कैसे बना रहा है उसके बेसिस पे हम शुगर्स को आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ओसाजोन्स क्या है? ये क्रिस्टलाइन कलर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कब बनते हैं? जब हमारा शुगर जो है स्पेशली रेड्यूसिंग शुगर जो है वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे। दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखनी है? C1 और C2 इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स फिनाइल हाइड्रोजन बाकी के स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं करता, सिर्फ कार्बन 1 और कार्बन 2 पे ही रिएक्ट करता है। और तीसरी चीज, देयर आर सिमिलर ओसाजोन्स फॉर सम शुगर्स, फॉर एग्जांपल glucose, fructose and mannose. Why? Because their structure is similar in lower 4 carbon atoms and phenyl hydrazine reacts with carbon number 1 and 2 only. So glucose, fructose and mannose are going to form similar osazones. The reaction for this would be sugar reacting with 3 phenyl hydrazine molecules to give osazone plus ammonia and aniline.
तो यहाँ पे अमोनिया और एनालीन भी निकलते हैं और हमारा शुगर जो है ओसाजोन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। This is the structure for glucose. जब हम इसको ट्रीट करेंगे विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। वहाँ क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा। ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया है तो इट वुड बी डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। और होगा क्या, हमारा जो फिनाइल हाइड्रोजीन है ये कार्बन नंबर 1 के साथ पहले रिएक्ट होगा। बाकी का मॉलिक्यूल हमारा सेम रहेगा अभी इस स्टेप में। ठीक है, और क्या बना हमारा? डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। सेकेंड स्टेप में दूसरा फिनाइल हाइड्रोजीन आएगा, तो क्या बनेगा? हमारा यहाँ पे बन जाएगा डी ऑक्सी शुगर फिनाइल हाइड्रोजोन। और यहाँ पे हमारा इसके साथ एनिलीन और अमोनिया बाहर निकलेंगे। ठीक है, एनिलीन अगर आप फॉर्मूला लिखिए C6H5NH2, दिस इज एनिलीन। इसके बाद हमारा तीसरा फिनाइल हाइड्रोजीन आके रिएक्ट करेगा और हमारा ओसाजोन बन जाएगा। और ये हमारा है ओसाजोन। तो ग्लूकोज का ओसाजोन इज ग्लूकोसाजोन। तो हमारे 3 फिनाइल हाइड्रोजीन यूटिलाइज हो रहे हैं और हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोसाजोन। हमारी जो ये ओसाजोन्स है इनकी एक पर्टिकुलर शेप रहती है, जैसे ग्लूकोसाजोन द शेप वुड बी needle shaped, lactosazone, the shape would be like a tennis ball, or maltosazone, the shape would be sunflower shaped. ओके तो बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की। व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे शुगर्स की, और इसको अगर आपको डिफाइन करना हो आप कह सकते हैं इट इज़ द चेंज
in the specific optical rotation of a freshly prepared sugar solution until it reaches an equilibrium वैल्यू। अगर हम कोई शुगर सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको अलाउ करते हैं टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स, तो आप क्या देखेंगे, उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कब तक चेंज होता है? जब तक वो एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक नहीं पहुंचता। एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड शुगर सोल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन टाइम के साथ चेंज होता है जब तक वो एक कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम वैल्यू तक नहीं पहुँचता। यू नो व्हाट ऑप्टिकल रोटेशन इज, राइट? किस वजह से ऑप्टिकल रोटेशन होता है? किस वजह से ऑप्टिकल रोटेशन होता है? बिकॉज ऑफ द chiral carbons that are present in our sugars। आपको अल्फा एनोमर बीटा एनोमर भी पता है क्या है? अल्फा क्या होता है? जहाँ पे OH ग्रुप जो है कार्बन 1 पे वो डाउन या बिलो द प्लेन होता है, और बीटा में OH ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, कायरल कार्बन, अल्फा बीटा एनोमर्स। और जब ये भी आपको पता है कि जब हम शुगर को पानी में डालेंगे, एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, तो वो रिंग फॉर्म बनाता है ना। तो रिंग फॉर्म्स में ही हमारे अल्फा या बीटा एनोमर्स होते हैं। तो अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, तो होगा क्या? अल्फा डी ग्लूकोज जो है ये अपना रिंग स्ट्रक्चर जो है इसको ब्रेक करता है। ठीक है, इसको तोड़ देता है और करता क्या है? रिंग स्ट्रक्चर से ओपन चेन में आ जाता है, ओपन चेन फॉर्म में आ जाता है और फिर वापस रिंग बनाता है। फिर से रिंग फॉर्म होती है और ये रिंग जब फॉर्म होती है ये कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये अल्फा था तो ये जब रिंग बनाता है तो नए से रीअरेंजमेंट होके ये बीटा डी ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये आप याद रखेंगे, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपका अल्फा जो है वो बीटा में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बीटा भी अगेन अपना रिंग तोड़कर ओपन चेन में आके फिर से साइक्लाइज होके अल्फा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट रहती है और एक इक्विलिब्रियम में आके रुक जाती है, तो इक्विलिब्रियम हमारा बन जाता है। अगर मैं प्योर अल्फा डी ग्लूकोज की बात करूं, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू है वो 112.2 डिग्रीज है। प्लस मीन्स इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर मैं प्योर बीटा डी ग्लूकोज को लूँ, उसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 18.7 के अराउंड होता है। और जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन है अगर हम उसको रख देंगे कुछ टाइम तक, वहाँ पर हमारा एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू ना ही प्लस 112.2 होता है, ना ही प्लस 18.7 होता है, बट ये एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पे सेट होके प्लस 52.7 डिग्रीज बन जाता है। सो प्योर फॉर्म्स का क्या है वैल्यू? 112.2 degrees, 18.7 degrees, right? But if allowed to stand for some time, say a few hours, दोनों मिक्स होकर किस वैल्यू पे रुक जाते हैं? 52.7। बट ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन of alpha and beta anomers through open chain form। मतलब द रिंग ओपन्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, द रिंग ओपन्स एंड रीक्लोजेस। रिंग खुलती है फिर से बंद हो जाती है, अलोइंग
OH groups to switch positions। ठीक है, हमारा म्यूटा रोटेशन क्यों होता है? बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है? इट इज अ रिवर्सिबल इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स थ्रू ओपन चेन फॉर्म। द रिंग ओपन्स देन रीक्लोजेस अलाउइंग द OH ग्रुप्स टू स्विच पोजिशंस। अभी तक ये अल्फा में था, अभी इसका पोजिशन स्विच होके ये बीटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है जहाँ पे हमारा ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज हो जाता है, और यही ऑप्टिकल रोटेशन जो हमारा चेंज हो जाता है उसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट इफ़ द OH ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन इज लॉक्ड, मतलब अगर हमारा जो एनोमेरिक कार्बन है उसने बॉन्ड बनाया है, फॉर एग्जांपल सुक्रोज। सुक्रोज में हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है उनमें अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज बनती है। हमारे ग्लूकोज का कार्बन 1 जो एनोमेरिक कार्बन है और हमारे फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 जो अगेन एनोमेरिक कार्बन है, तो दोनों एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाते हैं, और हमारा कोई भी OH ग्रुप फ्री नहीं है एनोमेरिक कार्बन पे, तो वहाँ पर क्या हमारा म्यूटा रोटेशन पॉसिबल है? नो, म्यूटा रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन सुक्रोज एंड इन पॉलीसैकेराइड्स। यू कैन से पॉलीसैकेराइड्स में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती है, हमारे एनोमेरिक कार्बन जो है वो यूटिलाइज हो गए होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स भी हमारे म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते हैं। और म्यूटा रोटेशन जो है ना, इसका एक एप्लीकेशन भी है, यू नो, इट इज़ अ क्विक वे टू टेस्ट इफ अ शुगर हैज़ अ फ्री एनोमेरिक OH ग्रुप। हम चलिए बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म इज सिंपली द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स और स्ट्रक्चर्स। हमारे दो कंपाउंड्स हैं, उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके जो ग्रुप्स है या उनके जो एटम्स है, उनका अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर जो है उस मॉलिक्यूल का, दोनों का डिफ़र करता है, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसके कितने टाइप्स हैं? इसके दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब हमारे जो कंपाउंड्स है, और यहाँ पे हम शुगर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो मोनोसैकेराइड्स है या शुगर्स है उनमें फॉर्मूला सेम होती है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, क्योंकि आइसोमेरिज्म है ही जहाँ पे फॉर्मूला हमारी सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या रहता है? यहाँ पे डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप एग्जाम्पल ले लो ग्लूकोज की और आप एग्जाम्पल ले लो फ्रक्टोज की। क्या दोनों सेम है? नहीं, एक में अल्डेहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन ग्रुप है, दोनों की फॉर्मूला C6H12O6 है। फॉर्मूला सेम है, लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है। एक में कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, दूसरे में कार्बन के साथ CHO जुड़ा है। तो फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है, तो हमारे ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? यहाँ पे भी आइसोमर्स है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट और 3D अरेंजमेंट ऑफ कायरल कार्बन्स, ये डिफरेंट होता है। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ कायरल कार्बन्स यहाँ पे देखा जा सकता है। तो मोनोसैकेराइड जो है, दीज ऑफन हैव मल्टीपल कायरल सेंटर्स, यू नो दैट, राइट? This gives rise to many stereoisomers. If I would ask how many, then you would remember this formula 2 power n, where n is the number of chiral
कार्बन्स। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन्स हैं? 4। तो उसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 2 पावर 4 विच वुड बी 16। इन 16 में भी देयर इज जस्ट वन इनैंशियोमर पेयर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है इसके दो टाइप्स है, एक इनैंशियोमर्स और एक डायास्टीरियोमर्स। और इनमें डिफरेंस क्या है? जो हमारे इनैंशियोमर्स है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज को ले लो और एल ग्लूकोज को ले लो, दोनों में सेम ही ग्रुप्स है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इज डिफरेंट। अगर आप डी ग्लूकोज को ले रहे हो उसमें हमारे जो ग्रुप्स राइट साइड में हैं, एल फॉर्म में हमारे वही ग्रुप्स लेफ्ट साइड में है। तो इनको आप एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी देख सकते हो। जैसे हमारे हाथ दो है, इनको आप ऐसे रखो तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, क्योंकि हम इनको एक दूसरे ऊपर रखेंगे तो हमारे ग्रुप्स जो है ना वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। इनकी सब प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इज डिफरेंट। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सारी की सारी सेम होती है, सिर्फ इनका डिफरेंस किस में है? सेम प्रॉपर्टीज बट डिफर इन ऑप्टिकल रोटेशन। बस ये एक डिफरेंस इनमें रहती है इन एंशोमर्स में कि इनमें ऑप्टिकल रोटेशन जो है बस वो वेरी करता है, ठीक है। बाकी इनकी सारी की सारी सभी प्रॉपर्टीज सेम है। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स जो है ये नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। नॉन मिरर इमेज मीन्स these differ at more than these differ at one or more carbons, ठीक है। these differ at one or more chiral centers। एक चीज याद रखेंगे, नॉट ऑल कायरल कार्बन, सारे कायरल कार्बन्स पे ये डिफर नहीं करेंगे। अगर ये सारे कायरल कार्बन्स पे डिफर करेंगे देन दीज वुड बी इनैंशियोमर्स। यहाँ पे दीज डिफर एट वन और मोर कायरल सेंटर्स बट नॉट ऑल। फॉर एग्जाम्पल डायस्टीरियोमर्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं डी ग्लूकोज को और डी मैनोस को। क्या इनकी फॉर्मूला सेम है? हाँ सेम है, ग्लूकोज और मैनोज दोनों की फॉर्मूला सेम है। या डी ग्लूकोज को डी गैलेक्टोज को ले लो, फॉर्मूला सेम है, हाँ सबकी फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज और मैनो C2 एपिमर्स है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये C4 एपिमर्स है। तो ग्लूकोज और मैनोस में सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे वेरिएशन होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे वेरी करता है। तो इनको हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं, ये नॉन मिरर इमेजेस है, ओके। और ये डिफर करते हैं एट वन और मोर कायरल सेंटर्स। डायस्टीरियोमर्स के ही हमारे दो टाइप्स है, एपिमर्स और एनोमर्स। और हमने एपिमर्स एनोमर्स अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एपिमर्स आपको पता है क्या है, यहाँ पे भी आपने देख लिया डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज, एक कार्बन पे जो वेरी करे वो एपिमर्स है, तो ये C4 एपिमर्स है। डी ग्लूकोज और डी मैनोज दीज आर C2 एपिमर्स है ना। और एनोमर्स मीन्स अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। ये सारी चीज़ें हमने देखी है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। अच्छा मेरा और एक सवाल है, मेरे पास डी ग्लूकोज है और मेरे पास डी गैलेक्टोस है, तो आप मुझे बोलेंगे ये डायस्टीरोमर्स है या इनैंशियोमर्स है? तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोस जो है ये कहाँ पे वेरी करते हैं? एट C4 ओनली। मैंने आपको कहा इनैंशियोमर्स वो होते हैं जो
हर एक कायरल कार्बन पे वैरी करते हैं और हमारे डायस्टीरोमर्स जो है वो डिफर करते हैं एट वन और फ्यू कार्बन्स। तो कार्बन 4 पे यहाँ पे वेरिएशन है, सारे कार्बन्स में वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब है अगर सारे कार्बन्स में वेरिएशन नहीं है तो दीज वुड बी नॉन मिरर इमेज, और अगर ये नॉन मिरर इमेज है इसका मतलब है ये डायस्टीरोमर्स है। ओके अच्छा, अगर मैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की बात करूं तो ये डायस्टीरियोमर्स है या इनैंशियोमर्स है। तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज सबसे पहले आपको पता होगा कि ये डिफर करते हैं एट ऑल कायरल सेंटर्स, और जो सारे के सारे कायरल सेंटर्स पे वेरी करें उनको हम इनैंशियोमर्स कहते हैं या नॉन सुपरइम्पोजेबल mirror image. So these are not diastereomers. D-glucose, L-glucose, these are not diastereomers. These are enantiomers of each other. D-glucose, D-galactose, these are diastereomers of each other. Okay? आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके साथ हमारा जो प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है, हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट डायसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे।